लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। यहाँ हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, स्टार्टअप्स की उड़ानों की, मार्केट की धड़कनों की और कंपनियों के भीतर की कहानियों की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। कॉर्पोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे भारत में इंसुलिन बाजार की तस्वीर की, जो हर साल तेजी से बदल रही है। भारत में इंसुलिन का कारोबार अब सिर्फ मेडिकल टर्म नहीं, एक बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयों के बिजनेस में हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं या कोई जागरूक नागरिक हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। इंसुलिन सिर्फ एक दवा नहीं है, दुनिया के करोड़ों डायबिटीज मरीजों के लिए जिंदगी की डोर है। भारत में डायबिटीज के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इंसुलिन की डिमांड भी बढ़ रही है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं, भारत का इंसुलिन मार्केट कितना बड़ा है, कौन है इस बाजार के खिलाड़ी और भविष्य में इसकी दिशा क्या होगी। IMARC ग्रुप की ताजा रिपोर्ट बताती है कि भारत में इंसुलिन बाजार का आकार वर्ष 2024 में 635.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5,296 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2033 तक ये बाजार 897.06 मिलियन डॉलर यानी कि 7,474 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये 2025 से 2033 तक हर साल लगभग 3.9% की वार्षिक संयोजित वृद्धि दर CAGR से ये सेक्टर बढ़ेगा। ये सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट नहीं, अब एक तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल है। अब सवाल है, आखिर ये ग्रोथ क्यों हो रही है? तो आइए समझते हैं आसान भाषा में वो 3 बड़ी वजहें। पहला, डायबिटीज के मामलों में लगातार वृद्धि। भारत को आज डायबिटीज की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और हर साल लाखों नए मामले सामने आते हैं, जिसका मतलब इंसुलिन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा, बायोसिमिलर इंसुलिन की मांग में इजाफा। महंगी मल्टीनेशनल दवाओं की जगह अब भारतीय कंपनियां सस्ते लेकिन असरदार बायोसिमिलर इंसुलिन बना रही है। इससे आम आदमी को राहत मिली है और बाजार को नई दिशा। तीसरा है सरकारी योजनाएं और पहल, जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका मकसद है इंसुलिन को सुलभ और किफायती बनाना, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में। इंसुलिन की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीकी देशों में भी बड़ी जरूरत है और भारत अब ग्लोबल सप्लायर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स, यानी ऐसे ट्रेंड्स जो आने वाले सालों में इस सेक्टर को नया आकार देंगे। अब इंसुलिन सिर्फ इंजेक्शन से नहीं, पेन डिवाइसेस, पंप्स और डिजिटल ट्रैकर डिवाइसेस से दिया जा रहा है। इससे मरीज की जिंदगी आसान हुई है और बाजार में टेक्निकल अपडेशन की डिमांड बढ़ी है। भारतीय कंपनियां जैसे बायोकॉन, वोकहार्ट और जाइडस अब बड़ी मात्रा में इंसुलिन भारत में बना रही हैं। इससे विदेशों पर निर्भरता कम हो रही है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही अब इंसुलिन सिर्फ हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर से नहीं, ऑनलाइन फार्मेसी एप्स और स्मार्ट हेल्थ स्टोर से भी मिल रही है। इससे उपलब्धता और पहुंच दोनों बेहतर हुई है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। भारत में इंसुलिन मार्केट में फिलहाल कुछ नाम हैं जो इस सेक्टर को लीड कर रहे हैं, जिनमें नोवो नॉर्डिस्क, सैनोफी, बायोकॉन और एली लिली प्रमुख हैं। भारत में इंसुलिन की मांग को अगर सेगमेंट करें तो मुख्यतः 3 कैटेगरी बनती है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो तुरंत असर करता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, धीरे धीरे असर करता है, मिनरल कंट्रोल देता है। प्री मिक्स्ड इंसुलिन, दोनों का मिश्रण, जिसे डॉक्टर आमतौर पर लिखते हैं। सबसे ज्यादा डिमांड प्री मिक्स्ड और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की होती है क्योंकि ये मरीजों के लिए सुविधाजनक होते हैं। आने वाले 5 सालों में भारत इंसुलिन मार्केट में न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ेगा। ज्यादा एक्सपोर्ट, बेहतर इनोवेशन और किफायती दामों में इलाज, इन तीनों के मेल से इंडिया बन सकता है द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, खासकर इंसुलिन जैसे क्रिटिकल सेगमेंट में। सरकार का फोकस अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लस
हेल्थ इनोवेशन पर है, जिससे ये बाजार ज्यादा आत्मनिर्भर बन सके। हर बढ़ते सेक्टर की तरह इंसुलिन कारोबार की भी कुछ अहम चुनौतियां हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी, मरीज समय पर इलाज नहीं कराते, डिवाइस महंगे हैं जो सभी को सुलभ नहीं है, रूरल इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर है, फंडिंग और R&D पर अब भी सीमित काम होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन सभी मोर्चों पर अब सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत में इंसुलिन का बाजार अब सिर्फ एक हेल्थ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं रहा, बल्कि ये एक तेजी से बढ़ता हुआ इनोवेशन ड्रिवन और जनहित से जुड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है। यहाँ निवेश के मौके हैं, टेक्नोलॉजी के लिए स्पेस है और सबसे बड़ी बात, देश की सेहत को बेहतर करने की दिशा में ये एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये थी भारत के इंसुलिन बाजार की पूरी कहानी, आसान भाषा में, आंकड़ों से लेकर इनोवेशन तक। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं देश के कारोबारी घराने की कहानी। भारत का सबसे पुराना कारोबारी घराना माना जाता है वाडिया समूह। तो आज बात भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह वाडिया घराने की। इसकी स्थापना 1736 में लोवजी नुसरवानजी वाडिया ने गुजरात के सूरत में की थी। तब वाडिया परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज बनाता था। इसके लिए इन्होंने बॉम्बे डॉकयार्ड में कारखाना लगाया और करीब 125 साल में 350 से ज्यादा जहाज बना डाले। तब इनका मुख्यालय सूरत होता था। 19वीं सदी में वाडिया समूह सूरत से मुंबई आ बसा। मुंबई में 1863 में बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जो भारत की पहली पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी। ये कंपनी टीकवुड, चाय, कॉफी और दूसरे सामानों की ट्रेडिंग किया करती थी। 1879 में नौरोजी वाडिया की अगुवाई में समूह ने बॉम्बे डाइंग नाम से टेक्सटाइल क्षेत्र में कदम रखा। ये कंपनी आज चादर, तौलिए, कपड़े और होम फर्निशिंग के क्वालिटी उत्पादों के लिए मशहूर है। अब तो ये कंपनी रियल एस्टेट में भी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फिर आया 1980 का दशक, जब 1918 में कोलकाता में खुली ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी में वाडिया ग्रुप ने नुस्ली वाडिया के नेतृत्व में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल कर ब्रिटानिया का नियंत्रण अपने हाथ ले लिया। आधुनिकीकरण और बेहतर मार्केटिंग के दम पर 1990 आते आते ब्रिटानिया भारत की प्रमुख बिस्किट कंपनी बन गई। तब कंपनी ने ब्रेड और डेयरी उत्पादों में भी प्रवेश किया और मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और अफ्रीका तक अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने लगी। इससे पहले वाडिया समूह 1954 में ही केमिकल फील्ड में उतर चुका था। तब बॉम्बे डाइंग ने ब्रिटेन की लापोर्ट इंडस्ट्रीज के सहयोग से नेशनल पैरा ऑक्साइड की स्थापना की थी। ये भारत में हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनाने वाली पहली कंपनी बनी। इसके साथ ही कंपनी ने दूसरे पैरोक्सीजन केमिकल्स का भी निर्माण शुरू किया। इसे भारत में केमिकल इंडस्ट्री के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। 2005 में वाडिया समूह ने गो एयर नाम से कम लागत वाली एयरलाइन लॉन्च की, जिसका संचालन वर्तमान अध्यक्ष नुस्ली वाडिया के छोटे बेटे जहांगीर देख रहे थे। बाद में इसका नाम गो फर्स्ट पड़ा। 2023 में यह एयरलाइन दिवालिया हो गई और तब से इसकी उड़ानें रद्द हैं। वाडिया समूह का दखल बॉम्बे रियल्टी नाम से अब रियल एस्टेट में भी है। ये बॉम्बे डाइंग का ही एक हिस्सा है, जो मुंबई में लग्जरी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रीमियम आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाएं विकसित करता है।
अन्य क्षेत्रों की बात करें तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के लिए इनकी कंपनी वाडिया टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेज है। इंस्ट्रूमेंट ऑर्थोपेडिक्स हेल्थ केयर फील्ड में सक्रिय है और आज वाडिया समूह का खेलों में भी दखल है। आईपीएल क्रिकेट की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के सह मालिक नुस्ली वाडिया के बड़े बेटे नेस वाडिया हैं। वाडिया समूह की कुल संपत्ति आज करीब 60,000 करोड़ रुपए है, जबकि टर्नओवर 35 से 40,000 करोड़ के बीच। इसमें फिलहाल सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ की हिस्सेदारी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष नुस्ली वाडिया हैं। नुस्ली वाडिया की मां दीना वाडिया पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी थी। दीना अपने बेटे नुस्ली और पोतों नेस और जहांगीर के साथ 2004 में पाकिस्तान भी गई थी, जहां उन्होंने जिन्ना के मकबरे पर हाजिरी दी थी। 2017 में 98 साल की उम्र में दीना का निधन हो गया। तो वाडिया समूह के बारे में लेट्स माइक का ये अंक कैसा लगा? हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी तमाम पेशकश आप तक निर्बाध पहुंचती रहे। अगली कड़ी में बात होगी फिर किसी औद्योगिक घराने की। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे कॉर्पोरेट दुनिया, जहां हम लाते हैं कारोबार की गहराई से जुड़ी रिपोर्ट्स आसान भाषा में। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प सेक्टर की कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक के नए दर्शकों से गुजारिश है कि हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ताकि हमारे कार्यक्रम आप तक निर्बाध पहुंचते रहे। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.